रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी के चौथे और आखिरी भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि राम स्वरूप जी के घर गोपाल प्रसाद, उनका लड़का शंकर, राम स्वरूप जी की बेटी उमा से शादी की बातचीत के सिलसिले में आए हैं। तो आइए आज हम इसके चौथे और आखिरी भाग का अध्ययन करते हैं। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने वाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग पेंटिंग भी? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी? गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक है। हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? उमा, चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर यानी बेचैन हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने? गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रही हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत जवाब में आवाज में, क्या दूं जवाब बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी इज्जत नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों की हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो?
रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह तांग झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैंत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, उफ, गज हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है।